अगर आपकी अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि 100% अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब, हर एक सवाल का सलूशन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सिलेक्शन साथियों निश्चित है, तय है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैम्बर अगर आपसे पूछा जाए तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, यानी कि क्या कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, शिमला को, चेन्नई को या मुंबई को। तो मैं कहूंगा साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को ही कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो इनके नाम की अगर बात करते उस्ताद अहमद लाहौरी इनका नाम था और ये ताजमहल के वास्तुकार यही थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था साथियों, औरंगजेब ने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए 1739 का जो करनाल का युद्ध था, इसमें नादिर शाह और किसके बीच युद्ध लड़ा गया था। यहां से कई सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था। पूछा जाएगा करनाल का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो साथियों नादिर शाह के बीच और मोहम्मद शाह के बीच। इन दोनों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो अगर बात करें साथियों ऑस्मियम की, तो मैं कहूंगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है साथियों, ऑस्मियम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चियापास पठार, क्या चियापास पठार ये किस देश में है, फटाफट एक बार आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूं कि मैक्सिको में है, बिल्कुल सही साथियों, मैक्सिको में ही चियापास पठार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि यहां पर अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल साथियों कौन सा है। आपका राइट आंसर सालार डी यूयोनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, सालार डी यूयोनी ही आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल यही है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैं कहूंगा ये तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया। कहां से साथियों, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकारी की विशेषता कहां से ली गई है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग देश से ली गई हैं, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेष अधिकार। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या केरल, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों भारत में पहली बार केरल में ही ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग याद रखेंगे। ईवीएम फुल फॉर्म देखिए आ गई, तो ईवीएम की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, क्या बताई साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कहां पर लिखा हुआ है साथियों, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, बिल्कुल, जिन्हें सामूहिक रूप से उसके रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप अपने एग्जाम से पहले इन सवालों को तैयार कर लीजिए। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से उसके राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। रट लेंगे, एकदम तैयार कर लेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे इन सभी सवालों को। अब उसके बाद अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, देखिए कहने के बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। आपने भी देखा होगा कैरम पर पाउडर साथियों छिड़का जाता है। तो क्यों छिड़का जाता है, घर्षण घटाने के लिए या घर्षण बढ़ाने के लिए या सुगंध देने के लिए या बोर्ड को चमक देने के लिए। देखिए जैसे कि वो होता है ना, ठीक, क्या कहते हैं इसको, ये बहुत तेजी से ऐसे हो, यानी कि घर्षण घटाया जाता है साथियों। अगर आप इस पर मेरे ख्याल से नमक डाल दोगे ना, तो इसमें घर्षण बढ़ जाएगा, क्या घर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पाउडर डाल दोगे तो इसमें घर्षण घट जाएगा, इसलिए जो आपकी वो भी है ना, ठीक, वो बहुत तेजी से इधर उधर होगी। खैर बचपन में बहुत खेलता था, अभी उसका नाम भी याद नहीं है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर
जीवन के लिए ओजोन परत क्या महत्व है, यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत है, ठीक है ना, सुरक्षा का कवच कहा जाता है, ये किस लिए, ये क्या करती है, क्या अम्लीय वर्षा से हमें बचाती है? नहीं। हमें बर्फबारी से बचाती है? नहीं। ये हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, जो साथियों सूर्य से आती है। यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, तो ग्राफोमीटर किससे संबंधित होगा, बताइए। देखिए गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें, ये विद्युत धारा चेक कर सकती है, तो ग्राफोमीटर ये कोण चेक करता है साथियों कि कितने का है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, क्या साथियों, ब्लड ग्रुप ए बी, वीई ग्रुप या एचएच ग्रुप या साथियों ए बी ग्रुप? आपने सुना होगा, ठीक है, कई सारे आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, लेकिन आपने एच ग्रुप नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये साथियों 10,000 लोगों में से एक के पास ये ब्लड होता है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को, मैं कहूंगा एच ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था साथियों कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? करंट अफेयर के साथियों लगभग कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है और करंट अफेयर के साथियों में आपको सवाल कराने जा रहा हूं। देखिए कहने के असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों किसे सम्मानित किया जाएगा? ये रंजन गोगोई को अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है, सम्मानित 2024 में किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है साथियों? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कौशिक राजशेखर, और कौशिक राजशेखर को ही वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, और इनको ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है साथियों जयश्री दास वर्मा, ये महिला है, और ये साथियों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या FLO की अध्यक्षता बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए सूरज डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों गोविंद ढोलकिया, और गोविंद ढोलकिया को ही सूरत डायमंड्स बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखिए नंबर सीरीज से सवाल आना बिल्कुल निश्चित तौर पर तय है। तो यहां पर एक नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने दे रखा है, 6 है, सबसे पहले 8 है, उसके बाद एकदम से 20 आ गया, और फिर उसके बाद साथियों 66 आ गया। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए कभी भी अगर आप देखें नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे तो वहां पर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल भी किया गया, गुणा का इस्तेमाल भी किया गया। तो अगर साथियों 6 से हम 8 करें तो देखिए 6 को अगर हम 8 करें या 8 से 20 करें, कैसे हो सकता है? 8 से 20 की अगर बात करें, इसमें अगर 2 से गुणा कर दे और 4 अगर जोड़ दे तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। अगर हम साथियों यहां पर 6 की 1 से गुणा करें और प्लस इसमें 2 कर दें तो साथियों ये हमारा 8 बन जाएगा। और उसी प्रकार देखिए अब 1 से गुणा करी ना, फिर 2 से करी, तो अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, और फिर इसमें 6 जोड़ देंगे। यानी कि 1 से गुणा करके 2 जोड़ा, 2 से गुणा करके 4 जोड़ा, 3 से गुणा करके 6 जोड़ा, तो मैं कहूंगा आप साथियों 4 से गुणा करके 8 जोड़ा जाएगा। क्या 8 जोड़ा जाएगा? तो सबसे पहले साथियों 66 की गुणा 4 से आप लोग कर लीजिए, 4 छंग कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 25 और आपका 26 हो जाएगा। इसमें 8 और प्लस कर लीजिए, ठीक है ना, 272 आपका हो जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 272 आ जाएगा। क्या 272 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में। कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों, ठीक है ना, और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए
ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपसे कम से कम 2 तो साथियों पूछे जाना है। यहाँ पर कहा गया है, जैसे जैसे कहा जाता है ना, ये निष्कर्ष यहाँ से आपके स्टार्ट हुए, 2 निष्कर्ष 2 कथन है। कहने कि कुछ फूल रसायन है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके फूल हो गए। कहने कि कुछ फूल रसायन है ना, तो मान लेते इतने फूल क्या हो जाएंगे, इतने फूल साथियों रसायन हो जाएंगे, इतने फूल रसायन हो गए। कह रहे कि कुछ रसायन जड़ी बूटी है, तो मान लेते हैं साथियों इतने रसायन क्या हो गए, इतने रसायन आपके जड़ी बूटी हो गए। क्या? इतने रसायन आपके जड़ी बूटी हो गए। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहे कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी। अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिक है, जो एक कॉन्सेप्ट साथियों लग रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ फूल जड़ी बूटी। अरे भाई एक बात करो ना, एक बात करो, ठीक है ना। या तो साथियों मोहन अच्छा लड़का है या मोहन अच्छा लड़का नहीं है, कोई एक बात हो सकती है ना। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं आपको 2 कंडीशन दूं, मोहन अच्छा लड़का है, क्या मोहन अच्छा लड़का है या मोहन अच्छा लड़का नहीं है, तो आप यही तो कहोगे इनमें से कोई एक कंडीशन सही होगी। तो यहां पर भी यही चीज लगेगी कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही होगा, अनुसरण करता है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो जो मैंने तरीका आपको बताया है वही आपको साथियों फॉलो करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण। ये एक पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति बना ली, 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4, ये हो गए 5, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ गया, ठीक है। और इन सभी का मुंह किस तरफ है साथियों? दक्षिण की तरफ है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। उसके बाद कह रहे कि श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में बैठी, यानी कि श्रेया अनूप आजू बाजू होंगे, बीच में श्रुति होंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूर्व के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, यानी कि किरण जो है ना, ये देखिए क्रमशः लग गया, तो किरण किसके लिए हो जाएगा? पश्चिम। किरण जो बैठा है वो पश्चिम की तरफ बैठा है। अब अगर साथियों बात करते हैं, ये मान लीजिए ये आप हैं, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। तो कहा गया है किरण जो है ना, ये पश्चिम की तरफ बैठा है, तो पश्चिम इस तरफ होता है, यानी कि पश्चिम इस तरफ होगा। तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? किरण बैठ जाएगा यहां पर साथियों, ठीक है ना। अच्छा 5, यहां 1 सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5, यानी कि किरण आपका जो बैठेगा वो इस तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। और यहां पर कौन बैठ जाएगा? यानी कि जो श्रेया बैठेगा ना, वो पूर्व में बैठ जाएगा। तो श्रेया की स्थान की अगर बात करें, यहां पर आ जाएगा श्रेया। 2 चीजें हो गई। अब इसको ऊपर वाले को देखिए, कह रहे कि श्रुति जो है ना, श्रुति ये श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। तो श्रेया ये बैठी है, अनूप ये बैठा है, और बीच में कौन बैठेगा साथियों? श्रुति बैठेगी। ये 3 की कंडीशन हो गई। अब बचा कौन साथियों? एक ही तो बचा, यानी कि अंकित बचा। तो अंकित साथियों, अंकित यहां पर आ जाएगा। तो अब सवाल देखिए जरा, पूछा क्या गया है कि बीच में कौन बैठा है? तो बीच में तो साथियों अनूप बैठा है। तो अनूप आपका क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, अनूप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल आ गया है। देखिए 53 है, उसके बाद 74 आया है, उसके बाद 95 आया है, और उसके बाद साथियों 116 आया है। आपको बताने कि यहां पर आखिर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें लॉजिक की अगर बात करें, लॉजिक क्या लग रहा है देखिए जरा। देखिए अगर हम 53 में कितना प्लस करें कि 74 बन जाए? मैं कहूंगा साथियों 21 प्लस कर दीजिए। क्या 21 प्लस कर दीजिए, क्या बन जाएगा साथियों? 74 बन जाएगा। तो हमने 21 प्लस कर दिया। 74 में हम कितना प्लस कर दें कि 95 बन जाए? इसमें भी साथियों आपको 21 प्लस करना पड़ेगा। और 95 की अगर बात करें, 5 इधर 16 उधर, यानी कि 21 इसमें प्लस करेंगे। तो मैं कहूंगा इसमें भी 21 हमको प्लस करना पड़ेंगे। तो 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 1 यानी कि 137 के आपका जवाब आएगा। देखिए ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में तो है 137, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि साथियों बिना कहे जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने अंतिम सिलेक्शन के लिए इस क्लास में पूरी जान लगा देंगे, जितना आपको पढ़ाया जाए सब कुछ आप साथियों तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि आपके पास अंतिम मौका है। अगर आपके मन में जरा सी भी ये भावना आ जाती है कि अरे इसमें नहीं तो अगले एग्जाम में हो जाएगा, इस साल नहीं तो अगली साल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, समय तो बहुत है ना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब लेने का मजा जो कम उम्र में है
वो फिर ज्यादा उम्र हो जाए उसमें वो बात नहीं आती है, क्योंकि अगर आप कम उम्र में ले लोगे तो आप पूरी तरीके से सेटल हो जाओगे। एक कम उम्र की जो सक्सेस मिलती है ना इंसान को, वो उस बंदे को चमका देती है। अरे भाई ज्यादा उम्र में तो हर इंसान ज्यादातर सक्सेसफुल हो जाता है 80%, लेकिन कम उम्र में लीजिए सिलेक्शन, कम उम्र में सिलेक्शन का मजा ही कुछ और है। ठीक है, चलिए तो इस बात पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, अकेले में थोड़ा सा शांत मिजाज के साथ थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं BY है, या ऐसे ही समझा दूं आपको, यहां पर अगर बात करें साथियों BY है, उसके बाद FU है, उसके बाद JQ है, उसके बाद NM है, उसके बाद RI है। देखिए आपने सुना होगा अपोजिट लेटर, जैसे कि A का अपोजिट लेटर जो होता है वो Z होता है, B का अपोजिट लेटर साथियों Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है, और D का अपोजिट लेटर क्या होता है साथियों W होता है। तो यहां पर अगर बात करें B का अपोजिट लेटर Y है, तो यहां पर B का अपोजिट लेटर Y आ गया है। F का अपोजिट लेटर U होता है, J का साथियों Q होता है, N का M होता है और R का I होता है। ठीक है ना, I का R भी कह सकते हैं, M का N भी कह सकते हैं, Q का J भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं साथियों, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि ये साथियों B से F हुआ, यानी कि इसमें 4 बड़ा है, F से J हुआ है साथियों, कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, तो 18 में 4 बढ़ाएंगे 22 आ जाएगा, यानी कि V आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा साथियों, V आ जाएगा। और V का अपोजिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, LOVE, यानी कि L का अपोजिट O का अपोजिट L और V का अपोजिट E का अपोजिट V। तो मैं कहूंगा V का अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में तलाश कीजिए कि VE कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा VE तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या लिखा हुआ है कि एंटोमोलॉजी का संबंध अगर कीट से है तो इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होगा। देखिए एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, कीटों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अगर इक्थियोलॉजी की अगर बात करें, का जीवाणु का अध्ययन किया जाता है या सिक्के का अध्ययन किया जाता है, मछली का या साथियों मधु का, मैं कहूंगा इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो मछली के साथ जाएगा, राइट आंसर आपका C हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर दिख जाए। चलिए अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। यहां पर आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो पंचभुज देखिए जरा 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली जो आकृति है ना, ये किसको दर्शा रही है, ये नेपाली लोगों को दर्शा रही है। यानी कि पंचभुज में जो 18 16 30 40 35 नंबर है ना, ये सब नेपाली हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो वृत्त है ना, ये हिंदी शब्दों को निरूपित करता है, यानी कि ये जो है ये हिंदी वृत्त जो है ना, ये हिंदी शब्दों को निरूपित करता है। कह रहे कि जो आयत है ये अंग्रेजी शब्दों को, देखिए एक सवाल ऐसा पक्का है, ये समझ लीजिए। आयत की अगर बात करें, आयत आपका ये हो गया, यानी कि आयत की अगर बात करें क्या कहा गया है, ये आयत अंग्रेजी लोगों को दर्श करता है। तो अंग्रेजी लोगों को ये दर्शाता है। कहने के वर्ग जो है ये फारसी लोगों को दर्शाता है, वर्ग आपका ये हो गया, वर्ग आपका ये हो गया और ये फारसी लोगों को दर्शाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा गया है, अब ये देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कहा गया है कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल हैं, यानी कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी। तो अंग्रेजी की अगर बात करें, अंग्रेजी साथियों ये हो गए, क्या अंग्रेजी ये हो गए, और क्या कहा गया है फारसी, अगर बात करें फारसी आपके साथियों ये हो गए। ठीक है ना, फारसी आपके ये हो गए। तो अंग्रेजी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए और हिंदी वाले भी होना चाहिए, यानी कि ये वाला भी साथियों होना चाहिए। क्या ये वाला भी होना चाहिए। तो अगर बात करें, अब देखिए ये जो 13 नंबर है ना, 13 नंबर ये अंग्रेजी भी है, ये हिंदी भी है, ये फारसी भी है। तो 13 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर C के साथ। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखेंगे, बहुत शानदार शानदार साथियों कॉन्सेप्ट लिए हैं आपके लिए। चित्रकूट भाषा में JAIPUR को AJPIRU लिखा जाता है। अब आपको पहचानना है साथियों कि यहाँ जयपुर से ये लेटर कैसे बने हैं, उसी प्रकार भोपाल से यानी कि BHOPAL से HBPOLA बना दिया गया। तो आपको बताना है कि इंदौर से कौन से लेटर बनाए जा सकते हैं। तो लॉजिक पहचानिए साथियों, कम समय में लॉजिक पहचानना बहुत अच्छी बात है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर लेटर है ना,
सेम टू सेम वही लेटर यहाँ पर है। अब कैसे क्या माजरा है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जो JA लिखा हुआ है ना, यहाँ पर AJ लिख दिया गया है, यहाँ पर IP लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर PI लिख दिया गया, यहाँ पर UR है तो यहाँ पर RU लिख दिया गया, और यहाँ पर भी सेम टू सेम यही चीज अपनाई गई है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि NI लिखा हुआ है, सॉरी IN लिखा हुआ है तो यहाँ पर NI हो जाएगा, DO लिखा हुआ है तो OD हो जाएगा, RE लिखा है तो साथियों ER हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा ऑप्शन कहां पर है साथियों, NIODER कहां पर है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर अगर बात करें उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय की संख्याओं में जो संबंध है। तो कुल मिला के यहां पर अगर बात करें जो 8 12 8 112 49 में जो संबंध है, अब 8 112 49 में क्या संबंध है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों ये किसका स्क्वायर है, तो ये तो साथियों 7 का स्क्वायर है। अगर हम इस 7 की गुणा इससे कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो साथियों 56 आ जाता है। कितना आ जाता है, 7 7 49 7 8 56, और 56 का डबल होता है ये 112। तो ये लॉजिक हमें साथियों पहचानना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं साथियों ये आंसर है तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की गुणा इससे करो तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 75 का 2 गुना 85 होता है, नहीं ये 9 का स्क्वायर होता है साथियों। 16 की 9 से करो और उसमें फिर 2 से गुणा कर दोगे तो 117 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 नीम ही 117 से ज्यादा होता है। उसी प्रकार ये है 8 का स्क्वायर, 8 की गुणा साथियों आप किससे करोगे, 8 की गुणा 12 से करोगे तो कैसे 48 आ जाएगा भाई, बहुत ज्यादा आएगा। उसके अलावा ये 11 का स्क्वायर है, 11 की गुणा 7 से करोगे 77 आ जाएगा, और 77 दुना कितना होता है, 154 होता है। मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है, जो रूल यहां पर लगा है, वही रूल साथियों यहां पर लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको क्या करूं, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जूम मैं आपके लिए कर देता हूं। अब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहां पर नजर आ रहा होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि इसमें क्या लॉजिक है, कैसे क्या है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं तो पढ़ देता हूं आपके लिए ऐसा ही, क्योंकि आप समझ जाते हैं इसी को देखकर कि अगली यानी कि चौथी आकृति आपसे पूछी जा रही है। तो निम्नलिखित चित्रों में कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने का ये कैसा दिखाई देगा, यानी कि आपके पास एक ऐसा चौकोर कागज है, आपने बीच से इसको फोल्ड किया, मोड़ा, यानी कि ये वाला पार्ट अभी इसके ऊपर आ गया है, तो अब आपके पास एक ऐसा आकृति आ गई है। अब आपने क्या किया, इसको यहां से आपने फोल्ड किया, यानी कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया, तो अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई है। कैसी आकृति, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसी आकृति आ गई है, ठीक है ना। तो अब यहां से एक ट्रायंगल, लंबा ट्रायंगल आपके एक कट करा गया है, क्या होल बनाया गया है, लंबा ट्रायंगल, और यहां पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल करके बनाया गया है। तो मैं कहूंगा जब इसको खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, ये वाला पार्ट जब इधर खोलेंगे तो यहां पर भी साथियों एक ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी। कैसी आकृति बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं, कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। और जैसा ट्रायंगल यहां पर है ऐसी भी साथियों यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जब आप ये वाला पायलट खोलेंगे ऐसे करके, तो यहां पर भी साथियों एक ऐसी आकृति बन जाएगी, और यहां पर एक ऐसी आकृति बन जाएगी, और यहां पर साथियों एक ऐसी बन जाएगी, और यहां पर एक ऐसी बन जाएगी। तो ऐसी आपको बताने का यहां पर है, मैं कहूंगा नहीं कि आपको यहां पर दिख रही है साथियों, यहां पर भी एक तरीके से नहीं दिख रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो छोटी वाली त्रिभुज है ना, छोटी वाली का त्रिभुज एक इस तरफ है, यानी कि इधर का, और इधर का साथियों इस तरफ है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, इसलिए नहीं होगा। इसकी अगर साथियों बात करते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, या इसकी, अच्छा यहां पर अगर बात करें, दोनों का मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, देखिए दोनों का मुंह इस तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, एक का मुंह इस तरफ है और ऊपर वाले का मुंह इस तरफ है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, क्योंकि जैसी ये आकृति है वैसी ही आकृति है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके 25 क्वेश्चन पूरे देखेंगे इंग्लिश के, जैसे आपके साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है ना साथियों,
चलिए, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको साथों एक वर्ड बताना, यानी कि एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा। तो कह रहे हैं कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजली, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत आसानी से जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता, उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए, अनफिट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप इस काम के काबिल नहीं है, आप इस काम के लिए जो बहुत आसानी से जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता, उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए, अनफिट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप इस काम के काबिल नहीं है, आप इस काम के लिए अनफिट हैं, ठीक है, तो उसको अनफिट तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अनटेडी की अगर बात करें, अनटेडी का मतलब होता है गंदा, तो उसको तो गंदा भी नहीं कहा जाएगा जिसको आसानी से हैंडल आप नहीं कर सकते हैं। अगर बात करते हैं साथियों अनवाइडली का मतलब क्या होता है, पता है, बोझल इसका मतलब होता है, क्या, बोझल इसका मतलब होता है। तो जो जैसे कि मान लीजिए बोझल की अगर बात करें, जो आप सामान मान लीजिए नहीं जिसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, अनवाइडली कहा जाएगा। अनवाइडली कहा जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए, रेसिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर रेसिस्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रेसिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। और रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों रुकावट। यहाँ पर बिट्रे लिखा हुआ है, बिट्रे नहीं होता है साथियों, बेट्रे होता है। क्या होता है साथियों, BET, क्या, BET साथियों, और RAY। बिट्रे की अगर बात करते हैं साथियों, धोखा देना इसका मतलब होता है, क्या, धोखा देना इसका मतलब होता है, धोखा देना इसका मतलब होता है। और रिवर्स की अगर बात करते हैं साथियों, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा। इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही, इसकी गलत थी तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कहने कि एवरीवन बर्स्ट अप लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम, यानी कि जब वो रूम में दिखा, क्या, When यानी कि जब वो appeared यानी कि रूम में दिखा, तो everyone यानी कि सभी लोग लाफ्टर हो गए, यानी कि हंसने लगे, क्या, हंसने लगे। और हंसी का साथियों क्या, एक तरीके से सबकी हंसी फूट पड़ी। तो यहाँ पर फूट पड़ी का एक तरीके से इंग्लिश आना चाहिए, और फूट पड़ी को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों बर्स्ट इनटू कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, everyone burst into laughter when he appeared in the room, यानी कि जब सभी लोग हंसने लगे जब उसने वो रूम में उसने एंट्री ली, रूम में वो दिखा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इन्स एंड आउट्स का आपको मीनिंग बताना है कि क्या होता है, बताइए। देखिए, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है साथियों पूरी जानकारी देना, क्या, पूरी जानकारी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब आपको बताना है क्या, यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंप्लीट फैक्ट्स, सम डिटेल, ब्रीफ पॉइंट्स या हिडन फैक्ट्स। तो मैं कहूंगा कंप्लीट फैक्ट्स, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी जानकारी। और इन्स एंड आउट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट फैक्ट्स हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सिनोनिम क्या होगा लेआउट का। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए लेआउट का मतलब क्या होता है। लेआउट का मतलब होता है नक्शा, किसी भी चीज का नक्शा है, नक्शा कह लो या खाका कह लो, तो लेआउट का मतलब नक्शा होता है, खाका होता है। इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, शेड्यूल होगा या टाइम टेबल होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर किसी चीज का आप खाका तैयार कर रहे हैं, किसी चीज का आप नक्शा तैयार कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज की आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको कह सकते हैं किसी चीज का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लेआउट का सिनोनिम जो बैठेगा वो अरेंजमेंट बैठेगा, बाकी इन तीनों में से कोई नहीं बैठेंगे। यानी कि जो सबसे नजदीकी जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से इसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहेंगे साथियों जीवों का अध्ययन, कहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का अध्ययन इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या, जीवों का अध्ययन इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब यहां पर आपका राइट आंसर पैथोलॉजी होगा नहीं, या फिजियोलॉजी होगा नहीं, जियोलॉजी होगा नहीं साथियों, बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, क्या, जीव विज्ञान साथियों इसको हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिनका आंसर यहां पर डी के साथ है। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपको फिर से सिनोनिम बताना है चॉइस का, यानी कि इस वर्ड की अगर बात करें इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। इसका मतलब होता है साथियों क्या, अव्यवस्था। एक होता है व्यवस्था
और एक होता है अव्यवस्था। तो इसका मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। क्या सिस्टम होगा? नहीं। काम होगा? क्विट होगा? नहीं साथियों। टर्मोइल का मतलब भी साथियों क्या होता है? अव्यवस्था होता है, अव्यवस्था होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका चॉइस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टर्मोइल हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का आपको बताना है कि एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। इसका देखिए, ये होता है, एक शब्द आपने सुना होगा अमूर्त शब्द, और एक आपने शब्द सुना होगा मूर्त शब्द। तो अमूर्त का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें मूर्त की इंग्लिश क्या होती है? तो कॉन्क्रीट होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का विलोम क्या होगा? तो कॉन्क्रीट होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, सी द लाइट ऑफ डे, क्या सी द लाइट ऑफ डे की आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो देखिए, अगर बात करें सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि डे की रोशनी में देखना, तो मैं कहूंगा साथियों जो चीज चल रही होती है ना, जो चीज चल रही होती है वो ड्राइव वाली नहीं, जो चीज चलन में होती है, ये हम लोग कह सकते। जो चीज चलन में हो, क्या जो चीज चलन में हो उसको कहा जाता है सी द लाइट ऑफ डे। तो अब आपको बताना है साथियों, क्या हैव ए लॉन्ग लाइफ? नहीं। वर्क ड्यूरिंग डे टाइम? नहीं। फील वेरी हॉट? नहीं साथियों। बिकम पब्लिकली नोन, यानी कि जो पब्लिक उस समय जानती हो साथियों, उसको कहा जाता है चलन में है ये वस्तु, या सी द लाइट ऑफ डे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। यहां पर भी शायद वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्सटाइटल द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि यहां पर अगर बात करें, अंडरलाइन आपकी यहां पर है, यहां पर आपको बताना है ऑब्जर्व की जगह पर पीप्ड आएगा, डेस्ड आएगा, स्टार्ड आएगा, ये डेराइव्ड आएगा साथियों, बताइए। चलिए देखिए, द डोर वाज एजार, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है साथियों? द डोर वाज एजार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद साथियों यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंड जेनी ऑब्जर्व्ड इन, तो ऑब्जर्व की जगह पर साथियों क्या आ रहा है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, एजार का मतलब होता है आधा खुला। मान लीजिए कोई गेट वगैरह है या कोई डोर वगैरह है, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे आधा खुला, ठीक है, आधा खुला। तो जो डोर था ना वो आधा खुला हुआ था, और जेनी ऑब्जर्व इन, और जेनी ने उसमें ऑब्जर्व कर लिया, ये आना चाहिए, जेनी ने उसमें पीप्ड कर लिया। मैं कहूंगा पीप्ड कर लिया। पीप्ड का साथियों मतलब क्या होता है? उसके अंदर जाके देख लिया, उसका निरीक्षण कर लिया, ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, यानी कि द डोर वाज एजार एंड जेनी पीप्ड इन, ये आना चाहिए यहां पर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें एक स्पेलिंग गलत है। कौन सी गलत है आपसे पूछी जा रही है। देखिए, लेबोरेटरी की अगर बात करते हैं, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों प्रयोगशाला। क्या इसका मतलब होता है? ठीक है ना, इसका मतलब साथियों प्रयोगशाला होता है। गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार होता है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें या साथियों एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें, तो ADVERTISE होना चाहिए, यानी कि यहां पर E की कमी है। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा टैक्टफुल्ली की अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है साथियों चतुराई। क्या चतुराई से काम लेना टैक्टफुल्ली कहलाया जाता है। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है एंटोनिम। कौन से वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है साथियों? पाल्ट्री का आपको बताना है साथियों के एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए, पाल्ट्री की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटा होना, बहुत तुच्छ होना, ठीक है, बिल्कुल छोटा होना एक तरीके से, या नगण्य होना भी कहा जाता है कभी कभी। तो इसका आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि बड़ा, इसका क्या हो जाएगा? तुच्छ मतलब छोटा, और बड़ा मतलब क्या? ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बड़े की इंग्लिश की अगर बात करें, की कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं साथियों, की का मतलब तो चाबी होता है। क्रूशियल कहते हैं साथियों, क्रूशियल भी नहीं होता है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करते हैं साथियों सब्सटेनियल होता है, सब्सटेंटियल होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सब्सटेंटियल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके अलावा बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब साथियों बुनियादी होता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। किस चीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है? द साइंस ऑफ सर्विंग एंड
चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर। चलिए तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें उसको क्या कहा जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। तो उसको साथियों क्या जलराशि विज्ञान कहा जाएगा। और जलराशि विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है साथियों, हाइड्रोग्राफी होती है। तो हाइड्रोग्राफी क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।